हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम संविधान को जिस जगह हम लोगों ने आखिरी क्लास ली थी उसी जगह से हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको भाग 5 में हम लोग विधायिका पढ़ रहे थे और विधायिका हमने स्टार्ट की थी। मैंने सबसे पहले हम लोगों ने संसद पढ़ा था। आज हम लोग संसद का ही एक पार्ट है। संसद 3 भागों से मिलकर बनती है। एक उसका भाग जो है वो राष्ट्रपति है, एक उसका भाग जो है वो राज्यसभा है और एक पार्ट उसका लोकसभा है। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो राज्यसभा के बारे में देखेंगे। अगर आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही हो तो एक मैसेज प्लीज कर दे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आखिरी क्लास जो ली थी वो संसद की ली थी। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अब आज राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और राज्यसभा से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, राज्यसभा सबसे पहले याद रखना, हम भाग 5 में संघीय सरकार के रूप में विधायिका पढ़ रहे हैं और विधायिका जो है वो अनुच्छेद 78 से लेकर 123 तक है। मैंने लास्ट टाइम आपको संसद बताया था। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत सा स्ट्रक्चर बताया। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 80 के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 80 में जो लिखा है राज्यसभा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत है। पहला फैक्ट यहाँ से याद रखना, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। ठीक है। दूसरा यहाँ से आता है कि जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से, स्थायी सदन के नाम से और विशेषज्ञों के सदन के नाम से जाना जाता है। ये कभी विघटित नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, ये उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, ये स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है और विशेषज्ञों का सदन है उसके नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे राज्यसभा नाम दिया गया है। जबकि जो लोकसभा है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो विधायिका में राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 80 के तहत इसकी संरचना ही बताई गई है। 80 में ही इसका जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है वो बताया गया है। 80 के तहत ही इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन जो मनोनीत होते हैं वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा का जो गठन है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। याद रखिएगा, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, एक फैक्ट यहां से याद रखना, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। दूसरा फैक्ट यहां से याद रखिएगा, राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का मतलब यहां से यह है कि राज्य सरकार की जो विधानसभा है, विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पर सदस्य क्या करते हैं, भेजते हैं। तो इसलिए ये सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और समान अनुपातिक पद्धति के आधार पर ये जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं संरचना। तो इसकी संरचना जो है, इसकी संरचना में अधिकतम सदस्य और कम से कम सदस्य। तो अधिकतम सदस्य जो है इसमें कहा गया है कि 2026 तक जो अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 2250 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है। ठीक है, तो ये याद रखना, उस 250 में से 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने में 3-4 चीजें इसमें मापक है। वो कोई सामाजिक सेवक हो सकता है, वो साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकता है या कला के क्षेत्र से हो सकता है। उन 12 लोगों का मनोनयन या मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, जबकि 38 निर्वाचित होकर राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं। तो ये इस प्रकार से 250 होते हैं। इन 250 में 238 जो राज्यों से आते हैं उसमें 229 जो है वो राज्यों से है और 8 केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं। अर्थात केंद्र शासित राज्य जो है जहां पर विधानसभाएं हैं, जैसे पौंडीचेरी, दिल्ली और वर्तमान में अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों के जो राज्यसभा में जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभा के द्वारा भेजे जाते हैं। तो वर्तमान में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 12 मनोनीत और 238 निर्वाचित। इस 238 निर्वाचित में राज्यों की विधानसभाओं से 229 और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से 8 सदस्यों का चयन होता है। लेकिन वर्तमान में यह सदस्य संख्या है 245। याद रखिएगा, इसमें से 12 राष्ट्रपति के द्वारा तो मनोनीत है, लेकिन राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है वो 233 है। उसमें से 225 तो है
राज्यों से आते हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। उसमें 3 दिल्ली से आते हैं, 1 पौंडीचेरी से आते हैं और 4 जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश से कुल कितनी सीटें आ रही है, तो 8 आ रही है। कौन से राज्य से कितनी आती है, तो दिल्ली से 3, पौंडीचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 आती है। ठीक है, और राज्यों से अगर हम देखें तो 225 आती है। इसकी संरचना में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि ये राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है ये जनसंख्या के आधार पर दे रखा है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर देखने की कोशिश करना कि जिस राज्य की जनसंख्या, और ये जनसंख्या आधार माना गया है 1971 की जनसंख्या। ठीक है, याद रखना 1971 की जनसंख्या के आधार पर ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो हमने अनुसूची 4 के अंदर पढ़ा है। अनुसूची 4 में राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है जो कि जनसंख्या के आधार पर होगा, और ये जनसंख्या का आधार जो है 1971 है। अभी वर्तमान में 2026 में अगर कोई कानून बनता है तो निश्चित रूप से उसमें चेंजेस होने की संभावना है। ठीक है, तो ये याद रखना, संरचना इसकी ये है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि किस राज्य की राज्यसभा सीटें अधिकतम है, कम है। तो याद रखिएगा जो टोटल जो 250 सीट है उसमें हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा सीट फिक्स है। ठीक है, 11 हम राज्यसभा सदस्यों को मध्य प्रदेश की विधानसभा से भेजते हैं। ठीक है, अब उसमें से आता है कि अधिकतम राज्यसभा सीट किस राज्य की है, तो 1971 में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की थी, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या के आधार पर 31 जो राज्यसभा सदस्य है वो यूपी से चयनित होकर जाते हैं। सबसे कम में पूर्वोत्तर राज्य जो है, पूर्वोत्तर राज्य से एक सदस्य सीट गोवा, और एक जो राज्य है पौंडीचेरी, वहां से भी एक सदस्य क्या है जाते हैं। तो मैंने सभी राज्यों की सीटों का थोड़ा सा बताया है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है उसकी सीट जो है 18-18 है। याद रखिएगा, 2 राज्यों की एक साथ याद रखना 18-18 है। ठीक है, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल की सीटें 16-16 है। याद रखिएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीटें 16-16 है। फिर दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों की सीटें 3-3 है। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों की सीटें 3-3 है। या 3 राज्यों की 3, 2 राज्यों की 16, 2 राज्यों की 18। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ और हरियाणा की सीट जो है वो 5-5 राज्यसभा सीटें हैं। याद रखिएगा, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की सीटें 5-5 है। उड़ीसा और राजस्थान की सीट जो है वो 10-10 है। 10-10 2 राज्यों की है, उड़ीसा और राजस्थान की। और सभी पूर्वोत्तर राज्य जो है उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों की 1 सीट है, उसमें गोवा भी शामिल है और पौंडीचेरी भी शामिल है। इन सब सीटों को मिलाकर 1 राज्यसभा सीट सभी राज्यों की आरक्षित है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम नहीं आता है, आसाम की सीट यहाँ पर अलग है। याद रखिएगा। फिर अगली चीज है, मध्य प्रदेश की 11 है, महाराष्ट्र की 19 है, केरला की 9 है और झारखंड की 6 है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, कभी क्वेश्चन आए तो निश्चित रूप से हम लोग ये देख सके कि जो सीट है वो कहाँ की है, और आसाम की जो सीट है वो 7 है। याद रखिएगा। तो ये एक संरचना में याद रखना, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश की है 31, जबकि सबसे कम में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ गोवा और पांडिचेरी भी आता है। ठीक है, तो ये है, तो उसकी सीटों के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। अब आता है इसके निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन जो है राज्यसभा में वो होता है राज्यों की विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा से इसका निर्वाचन होता है, और वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। याद रखिएगा, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए होता है कि पब्लिक डायरेक्ट इनको भेजती नहीं है राज्यसभा में, इवन पब्लिक के द्वारा चुने हुए जो विधायक लोग रहते हैं विधानसभा में, उनके द्वारा इनको मतलब वोट देकर भेजा जाता है। हर राज्यों की अपनी अपनी सीटें हैं, लेकिन जनसंख्या का अनुपात समान रखने के लिए, या जनसंख्या इनका प्रतिनिधित्व समान रखने के लिए जनसंख्या इसका आधार बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति का उपयोग इसलिए किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। अब याद रखिएगा, ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का निर्वाचन हो गया। निर्वाचन इसका राज्य विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ से याद रखना, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, लेकिन एक सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो कार्यकाल याद रखिएगा, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त
हो जाते हैं या अवकाश प्राप्त करते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी वर्तमान में 245 सदस्य है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते जाइए, अगले फिर से उस 2 वर्ष के लिए फिर निर्वाचित होते जाएंगे। मान लो 16 में चुनाव हुआ तो 16 के बाद 16, 18, 20 और 22, तो 16 में चुनाव हुए, वो जाके 6 वर्ष के बाद 2022 में रिटायर हो जाएंगे, तो 2022 में फिर से नए 33% लोग जो है 1/3% जो राज्यसभा सीटें हैं वो फिर से फुल होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा की सीट जो है वो मतलब राज्यसभा के जो प्रतिनिधि है वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसके कार्यकाल के में याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में इस राज्यसभा से सेवानिवृत्त का समय रखा गया है। अब यहाँ से आता है कि जो राज्यसभा होती है उस राज्यसभा में जो इसका सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है जो कि हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति के पद जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही दिया जाता है। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करता है, तब जाके उनको राष्ट्रपति की शक्तियां और वेतन प्राप्त होते हैं। तो ये राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका जो सभापति होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए जब भी मतदान होता है तो मतदान में जब बहुमत बराबरी का हो तभी वो वोट कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसमें वोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति इस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस सदन का सदस्य उसका सभापति जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होने के बावजूद भी वो उस सदन का सभापति होता है। ठीक है, एक इसमें से इनके सदस्यों में से एक उपसभापति चुन लिया जाता है जब सभापति सभा को मतलब एक तरीके से बैठक नहीं कर रहा है, उस समय उपसभापति जो होता है उसकी जो राज्यसभा है उसकी कार्रवाई को संचालित करते हैं। तो सभापति और उपसभापति क्या करते हैं, जब राज्यसभा चल रही होती है, राज्यसभा के लिए किसी को क्वेश्चन करना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है, ये सब काम जो करते हैं उस राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के द्वारा की जाती है। तो अभी वर्तमान में जो उपसभापति है वो है हरिवंश नारायण और उपराष्ट्रपति जो है वो एम वेंकैया नायडू है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर ऐसा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जो उपराष्ट्रपति है अभी एम वेंकैया नायडू जी, वही राज्यसभा के सभापति है। तो उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण जो है ये अभी राज्यसभा के उपसभापति है। ये करेंट्स के अफेयर्स के लिए आपको बहुत जरूरी है याद रखने का। तो ये इसका सभापति और उपसभापति होता है। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है, तो याद रखिएगा वह योग्यता मुख्य वही है जो राष्ट्रपति की उसमें होती है, जो उपराष्ट्रपति की उसमें होती है। या हम कह सकते हैं जो मतलब एक तरीके से जो योग्यता होना चाहिए वो क्या क्या हो सकती है। देखो अनुच्छेद 84 में ये योग्यता बताई गई है, अनुच्छेद 84 में योग्यता बताई गई कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो, याद रखिएगा। उसकी आयु 30 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखिएगा। वो लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से वो क्या हो, स्वस्थ हो या दिवालिया ना होना चाहिए। तो भारत का नागरिक है, 30 वर्ष की आयु जिसने पूर्ण की हो, लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो अर्थात दिवालिया ना हो, उस व्यक्ति को वो राज्यसभा का सदस्य भेजने के लिए मतलब वो क्या है, एलिजिबल होते हैं या उसकी योग्यता जो है वो ये आती है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 80 के तहत ये सभी चीजें हैं, उसकी योग्यता भी उसी में है, उसका निर्वाचन भी उसी में है, राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है वो भी अनुच्छेद 80 में ही है, सब कुछ अनुच्छेद 80 के तहत है। राज्यसभा का जो गठन है उसका वर्णन भी अनुच्छेद 80 के तहत ही है। तो ये है योग्यता, याद रखना, योग्यता से संबंधित चीजें कभी आए तो। फिर आता है कि राज्यसभा लोकसभा से किस प्रकार से अलग है, राज्यसभा लोकसभा से किस प्रकार से अलग है। तो राज्यसभा जो है वो लोकसभा से कितनी पावरफुल है या कहां पर वो अपना अलग स्थान रखती है। तो याद रखना राज्यसभा भी एक संसद का एक पार्ट है
और उसके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें होता है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 जो रहता है वो इसको विशेष शक्ति प्रदान करता है। मैंने आपको अनुसूची जो बताई थी, अनुसूची 7 जो है उस 7 में विषयों का बंटवारा दे रखा है, जिसमें राज्य सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन अनुसूची 7 में किया गया है। तो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा के पास यह शक्ति है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है तो उसे राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत 2/3 बहुमत से पास करके किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय सूची का महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर संसद कानून बना सकती है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 249 जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति है राज्यसभा की, जो कि राज्य सूची के किसी विषय को उठाकर वो केंद्र सूची के उसमें डालकर उस पर कानून बना सकती है, लेकिन यह 2/3 बहुमत से पास होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 249 ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति है राज्यसभा की कि राज्य सूची के किसी भी विषय को उठाकर वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर कानून संसद बना सकती है। अब अनुच्छेद 312 ये भी इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। देखो, राज्यसभा को विशेषज्ञ का सदन इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें ज्यादातर लोग जो आते हैं वो विशेषज्ञ आते हैं। 12 लोग जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है वो भी बहुत विशेषज्ञ होते हैं, तो इसलिए इसे विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। और विशेषज्ञ सदन के कारण ही अनुच्छेद 312 में यह बोला गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है हमारी IAS, IPS, IFS इन सेवाओं का सृजन का जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास है और वो है अनुच्छेद 312 में। तो अनुच्छेद 312 में लिखा है कि राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, वो भी 2/3 बहुमत से उसे पास करना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का सृजन 2/3 बहुमत से राज्यसभा पास करके वो नया सृजन कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 312 में भी राज्यसभा बहुत विशेष शक्ति रखती है। इसके अलावा राज्यसभा के साथ क्या पावर है, तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो शक्ति है या उपराष्ट्रपति को हटाने का पहला प्रस्ताव जो लाया जाता है वो राज्यसभा में लाया जाता है। वो इसलिए राज्यसभा में लाया जाता है क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आता है, उसके बाद वो लोकसभा में पास होता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ने पास कर दिया तो वो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे, उसको लोकसभा में भी पास होना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ से याद रखिएगा, एक शक्ति ये है कि उपराष्ट्रपति के हटाने की जो प्रस्ताव लाया जाता है वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। फिर एक आता है धन विधेयक से संबंधित शक्ति इसकी है कि यहाँ से इसको शक्ति भी बोल सकते हैं हम, या हम उसकी कमी भी बोल सकते हैं। कि याद रखना, धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाता, उसे सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। हम जब अगली क्लास में लोकसभा पढ़ेंगे तो आप उस पर मैं आपको बताऊंगा कि धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पहले रखा जाता है। राज्यसभा के साथ पास सिर्फ इतनी सी पावर है कि धन विधेयक को वो 14 दिन तक सिर्फ रोक सकती है। अगर 14 दिन में उसने पास नहीं किया तो अपने आप ही धन विधेयक राज्यसभा से पास माना जाता है। याद रखिएगा, तो राज्यसभा के पास लोकसभा के रूप में जो पावर है वो ये पावर है कि धन विधेयक को वो 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन से ज्यादा रोका तो वो अपने आप ही पास माना जाएगा। तो ये है धन विधेयक संबंधित, 14 दिन तक रोक सकती है। अगर कोई सा साधारण विधेयक है तो उस साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है वो 6 माह तक रोक सकती है, और 6 माह तक साधारण विधेयक को रोक सकती है, कोई सा भी दूसरा विधेयक हो उसको। लेकिन कभी कभी कुछ साधारण विधेयक ऐसे होते हैं जिस पर राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है पास करने के लिए, तो एक अलग बात है। लेकिन ये राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं और निश्चित रूप से यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं या आते रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें से कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के बहुत सारे फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनयन किया जाता है, तो 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं, तो वो साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, वो विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, वो कला के क्षेत्र से होते हैं, वो समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, वो कला के क्षेत्र में सब आ जाते हैं, खेल संगीत वगैरह सब। तो ये भी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में इसकी
संख्या कितनी है राज्यसभा में, तो 245 है, और उसमें से 233 राज्यों की है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अब यहाँ से याद रखना कि इसमें किसी भी सदस्य का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वो बीच में उसका त्याग पत्र दे देता है तो उस सीट को भरने के लिए 20 में चुनाव कराए जा सकते हैं। जरूरी नहीं प्रत्येक 2 वर्ष में ही उसके चुनाव हो। अगर किसी सदस्य ने उसके 6 साल के कार्यकाल के पहले ही उसने त्याग पत्र दे दिया हो तो फिर उस सीट को पूर्ति करने के लिए भी चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका जो एक पूरा जो आज का जो टॉपिक था वो राज्यसभा से संबंधित था, और राज्यसभा के बारे में बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से जो आज आप पढ़ रहे हैं वो कल आपकी एग्जाम की पर्टिकुलर दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से जो भी एग्जाम होती है उसमें कहीं ना कहीं राज्यसभा के टॉपिक आते रहे हैं, क्वेश्चन आते रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग उसका भी गलत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो इसी जय हिंद जय भारत। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद जय भारत।